हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। जो कल सेशन में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित था, पर्यावरण की जो मुद्दे की बात चल रही थी, यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें हम लोगों को कुछ कल टेक्निकल इशू आने के कारण हम लोग 8वां क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। और यहीं पे टेक्निकल इशू के कारण जो है वीडियो द एंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पिछली वीडियो को देखना है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ समय पे समय से मिलती रहे, जिससे कि आप अपने तैयारी को एक संपूर्ण ऊंचाई दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 8वां क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि परितंत्र के दो मूल घटक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पौधे और प्राणी, बी कह रहा है कि जीवीय और अजीवीय, सी कह रहा है कि पौधे और प्रकाश, और डी कह रहा है घास पास और सूक्ष्म जीव। गन्ना पर्यवेक्षक में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जीवीय और अजीवी घटक, जैसे कार्बन अकार्बन होता है वैसे ही जीवी अजीवी होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। परितंत्र इकोसिस्टम 1935 ईस्वी में एजी ट्रांसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि इकोसिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये जान लीजिएगा कि एजी ट्रांसले। ठीक है, किस सन में की गई थी, तो 1935। ओके, ट्रांसले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें उसकी रचना होती है। पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नहेस्ट हैकल को प्रदान की गई है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो ये आप याद रखिएगा, अर्नहेस्ट हैकल। ठीक है, आगे है पारिस्थितिकीय इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में कर दिया था। तो 1866 में इन्होंने सिर्फ उस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन प्रस्तावना जो इकोसिस्टम की बात आती है जब परितंत्र की, ठीक है, तो एनजी ट्रांसले। ठीक है, एजी ट्रांसले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग कब किया गया, का प्रयोग किया, किसने किया था, किसका, पारिस्थितिकीय तंत्र का। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर ही पढ़ा है, ऑप्शन कह रहा है एजी ट्रांसले, बी कह रहा है बोर, सी कह रहा है जे थॉमसन, डी कह रहा है न्यूटन। लोअर द्वितीय 6/3/2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी ट्रांसले। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर इसको देखा है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम अंग्रेजी परिस्थितिकी विद एजी ट्रांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकीय वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंध और भौतिक पर्यावरण के उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फ्लोरा, बी फौना, और डी बायोस्फीयर, सी बायोस्फीयर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीन परीक्षा
2016 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं 10 का, तो इसका क्या हो जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं फॉन। क्या कहते हैं, फॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, फॉन। अब देखिए इसके बारे में भी चीज़ों को, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य समूह को फौना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति समूह को फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरा। ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं और इनमें जीवन के अन्य रूपों जैसी फुफुदी एवं एक कोशिकीय जीव, गैर पादप और गैर जंतु जीव जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए आप वहाँ कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा उसका जवाब अगले वीडियो में मैं आपको दे पाऊँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, अजैविक नहीं है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी ने बताया कि इंसान यूं ही नहीं बदलता, किसी ने बताया कि इंसान यूं ही नहीं बदलता, पहले दिल थकता है, फिर खामोशी आती है और अंत में बदलाव आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे ये तो एक बायक बदल गए, कोई एक बायक नहीं बदलता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि अलग होना ही विकल्प रहता है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, निगेटिव। पानी, मृदा, हवा, कवक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें पानी तो जैविक है, मृदा जैविक है, हवा जैविक है, सॉरी अजैविक है। ठीक है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है। कवक, कवक क्या है, तो अजैविक है। क्या है, अजैविक है। आगे देखिएगा, विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मृदा अजैविक घटक है, जबकि कवक जो होता है वो जैविक घटक है। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति, ये अजैविक घटक होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यूनिट फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग लेके चलते हैं इसी सीरीज में यूनिट सेकेंड हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण, जैविक प्रयास, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ग्लोबल इफेक्ट। ठीक है, उम्मीद है इसके भी जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए देखिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड, अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट है 9/11/2025 में, मतलब 9 नवंबर 2025 का यह क्वेश्चन पूछा गया है, चंद महीनों पहले की बात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष
खाली स्थान। के वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनारोपण प्रक्रिया में तेजी आई। तो सन पूछ रहा है, किस सन में? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1980 में, बी कह रहा है 1985 में, सी कह रहा है 1990 में, डी कह रहा है कि 1995 में, और ई कह रहा है कि नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि किस वर्ष तेजी आई थी, तो वो सन था 1980। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। भारत में वन्यरोपण एवं वनों के संरक्षण में तेजी 25 अक्टूबर 1980 के वन अधिनियम के तहत आई। इसके तहत वनों की कटाई को नियंत्रित किया गया तथा नवीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, नए नए रोपण किए गए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल लेटेस्ट है और बिल्कुल तो थोड़ा सा बड़ा है। पहले हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण के संबंध में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे और एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 2023, ठीक है। तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 26 2021 में हुआ था। सी कह रहा है कि ब्रिक्स समिट 2023, और डी कह रहा है कि G7 समिट 2023, 7वां शिखर सम्मेलन 2023, और वही ई में होगा कि नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या है? नन ऑफ दीज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28 2023 में समिट हुआ था, ठीक है, इसी के अंतर्गत। चलिए देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, UPSSC जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट 29/6/2025 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में संपन्न हुआ था। तो यह कहाँ संपन्न हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। किस डेट से किस डेट के बीच हुआ था और अध्यक्षता कौन किया था? UAE, ठीक है। इस सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी रही। भारत ने पेरिस समझौते और विकासशील देशों के जलवायु वित्तपोषण पर विशेष बल दिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कोप 30 ब्राजील के बेलेम में संपन्न हुई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसे भी आप देखिएगा। When did the Biological Diversity Amendment Act 2023 come into force? कह रहा है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को, बी कह रहा है कि 5 जून 2024 को, सी कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को, और डी कह रहा है 1 जनवरी 2024 को, ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। ओके,
अब हम बात करते हैं कि यह कब लागू हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को 3 अगस्त 2023 को स्वीकृति मिली और यह 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। द नेशन एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NAPCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आउटलाइन वाज रिलेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी? ठीक है, हमें वो वर्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2024 में, बी कह रहा है 2000 में, सी कह रहा है कि 1990 में और डी कह रहा है कि 2008 में। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 9/11/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जून 2008 में जारी की गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स एंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है। ठीक है, किसका? भूमि से संबंधित। ठीक है, भूमि से। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन, बी कह रहा है कि बॉन कन्वेंशन, सी कह रहा है कि वियना कन्वेंशन और डी कह रहा है कि मराकेश ट्रीटी। ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको डेट देखने को मिल रही होगी 9/11/2025 में UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के तहत यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं जब भी वेटलैंड की बात आती है तो वो होता है रामसर साइट। ठीक है, याद रखिएगा, तो किसके तहत बात होती है? रामसर साइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन। रामसर की अगर हम बात करते हैं तो आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, मतलब दलदल भूमि जो होती है उसी के तहत इसके अंतर्गत आता है और यहाँ पे बहुत सारे जीव जो छोटे छोटे होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं और इनको जो रामसर की जो नाम पड़ा है वो ईरान के शहर में, सॉरी ईरान या इराक है, इन्हीं दोनों में से देश है, वहाँ पे जब पहला कन्वेंशन हुआ था तो वहीं से इसका नाम पड़ गया रामसर साइट्स। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो इसको आप लोग देख के कंफर्म कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार गूगल पे जाके सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा कि रामसर जो साइट है वो इराक में है कि ईरान में है। शायद ईरान में ही है, कंफर्म तो है कि ईरान में ही है, मे बी हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, रामसर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स सम्मेलन है। यह एक अंतः सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके संसाधनों की समझदारी से उपयोग के लिए निर्मित है। इसमें फरवरी 1971 में ईरान, समझ रहे हैं ना, ईरान ही है, ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था तथा दिसंबर 1975 में लागू किया गया था। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि को स्वीकार किया था। ठीक है,
तो कहाँ है? ईरान में। और ईरान में अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या चल रहा है? युद्ध। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ स्वेन? ठीक है, SAWEN, मतलब साउथ एशिया वेडलैंड, ठीक है, सॉरी, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, इन्फोर्समेंट नेटवर्क। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 साउथ एशिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईरान, बी कह रहा है इराक, सी कह रहा है अफगानिस्तान और डी कह रहा है कि तुर्की और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यूपी SSC गार्ड एग्जाम 9/11/2025 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, माफ करिएगा, सॉरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में अफगानिस्तान देश 7 साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है। 7 एक क्षेत्रीय अंतः सरकारी संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कानून परिवर्तन को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। ओके, हम बात करते हैं इसके और कौन कौन से देश हैं। तो पहला हो गया अफगानिस्तान भी आता है। देखिएगा इसके टोटल सदस्य की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ठीक है, ये देश यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे देश के नाम आपको याद रहेंगे, क्योंकि अगली बार हो सकता है सिर्फ कंट्री का नाम बदल दे, बाकी क्वेश्चन हूबहू वही पूछ ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वन्य महोत्सव, बी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, सी कह रहा है हरित क्रांति और डी कह रहा है चिपको आंदोलन। अगर हम बात करते हैं यूपी SSC JEE 2016 एग्जाम डेट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा 19/12/2021 की। चलिए तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जागरूकता के बारे में, तो वो जागरूकता आई थी हमारी चिपको आंदोलन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चिपको आंदोलन। अगर चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था आप हमें कमेंट करके बताएंगे, किसने स्टार्ट किया था ये भी आप कमेंट करके बताएंगे हमें। ओके, लेकिन इसके बारे में हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाए। ओके, चिपको आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। देखिए जब ये आंदोलन हुआ था कहाँ? चमोली जिले में। लेकिन चमोली जिले की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो अब वो उत्तराखंड में है। लेकिन यह बात कब की है? 1973 में। उस समय की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड को बनाया गया, बिहार से काट के झारखंड को बनाया गया और MP से काट के छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो सन 2000 में अलग हुए थे। ठीक है, लेकिन ये जो आंदोलन था ये 1973 में था, तो उस समय जो चमोली जिला था वो उत्तराखंड में था। शुरू में अहिंसक आंदोलन था। इसे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे।
ये दो लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। हाल ही में मई 2021 इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। अब तक ये क्या थे, जीवित थे। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो कोविड-19 2021 में। भारत में वनों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधित अन्य प्रमुख आंदोलन हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, बिश्नोई आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ है, राजस्थान। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यह कहाँ है, केरल में। जंगल बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो बिहार में। अपिको आंदोलन की बात करते हैं तो कर्नाटक में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो गुजरात में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आदि। और ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं, लेकिन ये जो आपको दिख रहा होगा ये सारे आंदोलन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई एक उठा के आपसे पूछ दे। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानव पशु संघर्ष, बी कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी कह रहा है जंगल की आग, और डी कह रहा है कि स्थानीय रोग। अगर हम बात करते हैं तो यूपी SSC लोअर मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था 21/10/2021 पेपर 3 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण देखने को ये मिल रहा है, क्योंकि इससे जो होता है हमारा पर्यावरण जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी हीट होता है, गर्म होता है। ठीक है, और ये जो गैस है ये हमारे ओजोन परत को भी क्या कर रही है, तो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है। जैविक संरक्षण बायोलॉजिकल कन्वेंशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, आदर्श रूप के आधार रेखा की तुलना करें तो 1.5 डिग्री पर अधिकांश प्रजातियों को बचाया जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पादप संरक्षण से, बी कह रहा है बाघ परियोजना से, सी कह रहा है घड़ियाल परियोजना से, और डी कह रहा है पादप प्रजनन से। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चिपको आंदोलन जो था वह पेड़ से संबंधित था। ठीक है, पेड़ को लोग अखबार में पकड़ के उससे चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ को काटना नहीं चाहते थे। उसी के संदर्भ में यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। इस आंदोलन के प्रवक्ता डॉक्टर चंदी प्रसाद भट्ट थे। यह एक पादप संरक्षण आंदोलन है। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ से चिपक कर उन्हें काटने से बचा रहे थे, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। उनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हो गई थी। चिपको आंदोलन का एक मुख्य यह बात है कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। ओके, सॉरी माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनफील्ड, बी ग्रीन पीस, सी क्लीन एन और डी इको फ्रेंड। लोअर द्वितीय में यह पूछा गया था क्वेश्चन 15/7/2018 में।
अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या में संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी, वैंकूवर में की गई थी, कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। वैंकूवर जगह का नाम है, ठीक है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय पुनरीक्षण का विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटक में है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला जो सेशन है हम लोगों का, इसमें हम लोग लेके चलेंगे यूनिट 3 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह वीडियो मैं आपको अगले सेशन में कराऊंगा और वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो अगर आपको अभी से इसका रिहर्सल या प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ गलत करके चले आएंगे। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें हर एक गलती से बचना है, ठीक है। जो भी आपको गलती करनी है वो आप यहीं कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, लाइब्रेरी में कर लीजिए, क्लास में कर लीजिए, कोचिंग में कर लीजिए, कहीं पे वो गलती कर लीजिए, लेकिन वही गलती आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वो भी अपने एग्ज़ाम को क्या करें, एक ऊंचाइयों पे लेकर जा सकें। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा नई टॉपिक के साथ।